यात्रियों की जान को जोखिम में डालकर उन्हें कुछ भी करने की छूट दी गई है। यही इसका एकमात्र कारण है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री को सूचना तत्काल पहुंच जानी चाहिए थी, भाई वो भी इंसान है, सोए होंगे, कि यहां भी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अंकिता भंडारी ने अंतिम समय में जिस वीआईपी का जिक्र अपने मित्र से किया था, वो वीआईपी कौन था? वो इस पूरे एपिसोड की मुख्य कड़ी है। जब मुख्य कड़ी ही उजागर नहीं हुई तो बाकी की चीजें किस तरह दबा दी गई, ये सभी लोग जानते हैं। सरकार के पास वो हिम्मत नहीं है कि सरकार इन बातों पर स्पष्ट रूप से अपना स्पष्टीकरण दे सके। भ्रष्टाचारी इनको प्रिय हैं और उसके चलते उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य जो मसला है वो ये है कि प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार के मामले में तमाम रिकॉर्ड तोड़ रही है। प्रदेश की जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ, बड़े बहुमत के साथ 2022 में और उससे पहले 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस मकसद से चुना कि उनके सामने जो आसन्न प्रश्न है, ये सरकार उन प्रश्नों का हल निकालेगी। और मैं समझता हूं कि लोगों ने केंद्र की स्थिति को देखकर यहां मतदान किया। लोगों को लगा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो दिल्ली से आकर यह बात कहते हैं कि उत्तराखंड में विकट परिस्थितियां हैं, पहाड़ी भूभाग है और इस पहाड़ी भूभाग में डबल इंजन की सरकार चाहिए, ये डबल इंजन की सरकार रहेगी तो यहां पर इंजन आसानी से चढ़ पाएंगे, और लोगों को इस पर विश्वास हो गया। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज इनके द्वितीय कार्यकाल के चौथे वर्ष में प्रवेश ये लोग कर गए हैं, लेकिन जितनी तेजी से इनका समय गया उससे ज्यादा तेजी से इन्होंने भ्रष्टाचार के नए आयाम गढ़े। इस प्रदेश में वर्तमान में ऐसे कई मंत्री हैं जिन पर भ्रष्टाचार के स्पष्ट आरोप हैं, लेकिन राज्य की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगता है कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को पसंद करते हैं, भ्रष्टाचारी इनको प्रिय हैं और उसके चलते उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी एक मामला आपने हमारे सबके संज्ञान में आया और वो ये है कि गणेश जोशी जो कैबिनेट के मंत्री हैं, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की, जो आय दिखाई उससे अधिक संपत्ति अर्जित की। तो इस प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि आखिर वो आय से अधिक संपत्ति कहां से आई। उनका अभी ताजा एक मामला आपने सुना होगा कि कोई आयोजन होने वाला था और उसके लिए जो टेंडर की प्रक्रिया है, उस टेंडर ओपनिंग की जो समय सीमा थी उससे पहले ही किसी पार्टी को काम दिया गया और जब ये एक्सपोज हो गया तो वो कार्यक्रम ही रद्द करना पड़ा। उसके बावजूद सरकार और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बड़े अफसोस और बेशर्मी की बात तो इनके लिए यह है कि माननीय न्यायालय ने इनको कुछ समय का समय दिया है कि भाई इस समय तक ये हलफनामा कोर्ट में प्रस्तुत करें जो उन पर आरोप लगे हैं। और इससे पहले कोर्ट ने यह कहा था कि कैबिनेट की मंजूरी आवश्यक है कि इन पर मुकदमा चलाया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कैबिनेट ने इस प्रदेश के हित में यह उचित समझा कि ऐसे एक भ्रष्टाचारी मंत्री को बचाया जाए। कैबिनेट ने उसकी मंजूरी नहीं दी। मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से पूछना चाहता हूं कि धामी जी, क्या न खाएंगे और न खाने देंगे, क्या यही पॉलिसी आपकी प्रदर्शित करती है कि आपने इस मामले में कैबिनेट से उन पर केस चलाने की अनुमति क्यों नहीं दी? नंबर एक ये जो प्रश्न है ये गणेश जोशी जी के मामले में हमारा सत्ता है, कांग्रेस पार्टी का है। नंबर 2 प्रश्न राज्य के शिक्षा, उच्च शिक्षा, सहकारिता और चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी का है। धन सिंह रावत जी पर समय समय पर तमाम लोगों ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं और यहां तक कि यह आरोप इस रूप में और गंभीर हो जाता है कि उनकी पार्टी के विधायकों ने लिखित रूप में उनके खिलाफ शिकायतें मुख्यमंत्री को दी हैं, लेकिन न तत्कालीन मुख्यमंत्री ने और न वर्तमान के मुख्यमंत्री जी ने इस पर कोई कार्रवाई करना उचित नहीं समझा। इससे यह स्पष्ट होता है कि ये भ्रष्टाचार की जो
भ्रष्टाचार के जो आरोप इस सरकार पर लगते हैं वो 16 आने सही हैं, 100% सही हैं। और इसलिए मुख्यमंत्री जी क्योंकि खुद पर आंच ना आ जाए इसलिए भ्रष्टाचारी मंत्रियों पर भी कोई कार्रवाई नहीं करते। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, आजकल गर्मियों का सीजन है और इस गर्मी के सीजन में अमूमन पहाड़ों से लेकर और तराई तक, खास करके तराई और मैदानी इलाकों में, मतलब विकास नगर से लेके और टनकपुर तक, रामनगर की बेल्ट उसमें शामिल है, कोटद्वार शामिल है, इस पूरे तराई के इलाके में और प्लेन्स के इलाके में उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पावर कट एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी स्पष्ट रूप से उनका विभाग, ऊर्जा विभाग, पावर कारपोरेशन और ऊर्जा विभाग स्पष्ट रूप से इस बात को बताए कि इस पूरे गर्मी के सीजन में इन्होंने कितनी बिजली खरीदी। बहुत गंभीर प्रश्न है, कितनी बिजली खरीदी, कितनी बिजली खपत हुई, और जो बाकी का जो खरीदी और खपत ही नहीं हुई वो कहां गई। जो खरीदी गई अन्य प्रदेशों से बिजली खरीदी गई और वो खपत ही नहीं हुई, क्योंकि खपत तो वही मानी जाएगी ना जो मीटर में काउंट हुई है, वो मानी जाएगी। मेरे पास ये सूचना है कि ऊर्जा विभाग में घोर घपले चल रहे हैं। मेरे पास ये सूचना है कि जो बिजली खरीद है उस बिजली खरीद में बड़ा घोटाला हो रहा है। अन्य प्रदेशों से, बाहर के लोगों से या प्राइवेट सेक्टर से या ग्रिड से जितनी बिजली परचेज की जाती है उसके एवज में बिजली की खपत बहुत कम है। राज्य के हितों को ताक पर रखकर बिजली व्यवस्था को चौपट करके ये भ्रष्टाचार चल रहा है। जनता को दिखाने के लिए ये होता है कि हमने इतनी बिजली बाहर से खरीदी, लेकिन वास्तविक रूप में वो बिजली खरीदी नहीं जाती, सिर्फ पेमेंट होता है। तो ये भ्रष्टाचार का इस प्रदेश में एक बड़ा उदाहरण है और ये प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ, सब तरफ से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। मैं ये चाहता हूं कि प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार के मामले में जिन जिन मुद्दों को हमने उठाया है, गणेश जोशी का मुद्दा हो, धन सिंह रावत का मुद्दा हो या ऊर्जा विभाग का मुद्दा हो, इन मुद्दों पर श्वेत पत्र की तरह स्पष्ट स्थिति जनता के सामने पेश करे। मेरा मानना है कि सरकार के पास वो हिम्मत नहीं है कि सरकार इन बातों पर स्पष्ट रूप से अपना स्पष्टीकरण दे सके। मैं सरकार से फिर एक बार कहना चाहता हूं कि सरकार पावर सेक्टर में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, या तो सरकार की उसमें सहमति है या सरकार उसको जानती नहीं है। लेकिन यह निश्चित बात है कि पूरे गर्मी के सीजन में जितना बिजली बाहर से खरीदी गई उतनी बिजली उपभोक्ताओं के द्वारा उपभोग नहीं की गई। उसमें अगर ट्रांसमिशन लॉस भी जोड़ा जाए तो भी बड़ा गैप नजर आता है। इसलिए ये हमारी जानकारी है। इसलिए सरकार को स्पष्ट रूप से विपक्ष को भी संतुष्ट करना चाहिए कि उन्होंने कितनी बिजली खरीदी, कितनी उपभोग हुई, कितना ट्रांसमिशन लॉस हुआ। ये उन्हें जनता को भी संतुष्ट करना चाहिए और विपक्ष को भी संतुष्ट करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के समाचार पत्रों के माध्यम से ये बातें सरकार तक जाएं और सरकार इन प्रश्नों का उत्तर दे ताकि लोगों का विश्वास सरकार पर बना रहे। आपके कोई प्रश्न है तो उसका स्वागत है। यहाँ खनन भी चल रहा है, जैसे रात में भी ताबड़तोड़ खनन हो रहा है। ये बड़े अफसोस की बात है कि खनन रात के टाइम, खनन और कैसर रात के टाइम चल रहे हैं। और पहले नियम तो ये था कि खनन का काम जो है सूर्योदय से सूर्यास्त तक होता था। अब ये हो गया उल्टा कि सूर्यास्त से और सूर्योदय तक खनन होगा। और श्रीनगर, खास करके श्रीनगर की जनता इस बात से बहुत त्रस्त है। खास करके नदी के किनारे जो रहने वाले लोग हैं ये इस बात से बहुत चिंतित हैं। 2013 की आपदा के बाद जिस प्रकार से श्रीनगर को बचाने के लिए सुरक्षा दीवार का उस समय निर्माण का कार्य हुआ, लोग चैन की नींद सो रहे थे रातों को बरसात के सीजन में। लेकिन अब इस खनन की नीति से, दामी सरकार की इस नीति से कि सूर्यास्त से सूर्योदय तक खनन चलेगा, लोगों की रातों की नींद हराम है और लोगों का जीवन संकट में इस रूप में है कि जब खनन ज्यादा होगा नदियों में तो उससे जो सुरक्षा दीवार बनी है वो भी टूटेंगी और अंततोगत्वा उनको खतरा होगा। मैं सरकार से ये जानना चाहता हूं, ये मांग करता हूं कि कृपया इस प्रैक्टिस को बंद करें। अपने खनन माफिया साथियों को फायदा पहुंचाने की नीयत से ये अनैतिक रूप से, अवैध रूप से किए जा रहे खनन पर अंकुश रखें। अन्यथा अंततोगत्वा जनता सब देख रही है, सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन श्रीनगर में तो
कोई लिमिट ही नहीं है। श्रीनगर में तो सारी सीमाएं नांग दी गई हैं भ्रष्टाचार की, और वो सिर्फ इसलिए है कि धन सिंह रावत जी को जो पसंद है वही होता है, और ये खनन का काम भी इसीलिए यहाँ पर हो रहा है कि धन सिंह रावत जी को यही पसंद है। अंकिता मामले में क्या कोर्ट का फैसला कांग्रेस मुझे नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूं, मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूं, और मैं चाहता हूं कि अंकिता के माता पिता को इसमें आगे और अपील में जाना चाहिए कि इसमें फांसी की सजा हो, क्योंकि जब लोअर कोर्ट से हल्की सजाएं होती है तो ये संभावना बनी रहती है कि हायर कोर्ट उसको और कम कर देंगे। तो मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, और मैंने कई बार कहा है कि इस मामले में उनका निर्णय अंतिम होगा, क्योंकि वो विक्टिम है, और अगर वो चाहते हैं तो हम उनके साथ खड़ा होने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हम उनके समर्थन में उस सीमा तक, मैंने पहले कहा, उस सीमा तक, जिस सीमा तक वो हमें स्वीकार करें, उस सीमा तक हम उनकी मदद के लिए तैयार हैं। जहां निजी रूप में मेरी राय है, मेरा ये मानना है कि माननीय न्यायालय में ये स्पष्ट नहीं हो पाया, न्यायालय ने ये बात शायद पूछी नहीं कि अंकिता भंडारी ने अंतिम समय में जिस वीआईपी का जिक्र अपने मित्र से किया था, वो वीआईपी कौन था। वो इस पूरे एपिसोड की मुख्य कड़ी है। जब मुख्य कड़ी ही उजागर नहीं हुई तो बाकी की चीजें किस तरह दबा दी गई, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन एक तो सजा जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, नंबर 2 जो वीआईपी है वो वीआईपी उजागर, उसका नाम उजागर नहीं हुआ, वो वीआईपी बेनकाब नहीं हो पाया। ये दोनों बातों के लिए आगे की कोर्टों में अपील की जानी चाहिए, ऐसा मैं उचित मानता हूं, और इसके लिए अगर वो लोग चाहेंगे तो हम बिल्कुल तैयार हैं। हाल में पंचायत चुनाव के आरक्षण की शादी थी, तमाम तरीके के उस पर प्रतिक्रियाएं आ रही है। कई लोग कह रहे थे पर्याप्त जो फैक्ट है उनके अनुसार ये जो है। देखिए, सरकार ने एक चीज बड़ी चालाकी के साथ की है। सरकार ने एक चीज कही कि 0 रिजर्वेशन से हमने शुरू किया, नहीं है जो 0 रिजर्वेशन, ये ज्यादा इस तरह समझ में आएगा कि जो चक्रानुक्रम है, आरक्षण का चक्रानुक्रम है, उस आरक्षण के चक्रानुक्रम को उन्होंने रिस्टार्ट किया। मतलब पहले का जो चक्रानुक्रम है उसको समाप्त करके दोबारा रिस्टार्ट किया। लेकिन इसमें मेरी दृष्टि में सरकार को उसकी आवश्यकता पहले जनता को बतानी चाहिए कि इसके चक्रानुक्रम को, पहले के चक्रानुक्रम को शून्य करके नया चक्रानुक्रम स्टार्ट करने की आवश्यकता क्या पड़ी। नंबर 1 तो जनता को इस रूप में सरकार को बताना चाहिए। दूसरा, इसका नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। अगर वो नोटिफिकेशन जारी किया है सरकार ने तो उसको जनता को बताए कि ये नए चक्रानुक्रम का नोटिफिकेशन हमने जारी किया था, उसकी आवश्यकता ये थी, तब लोग विश्वास करेंगे। और इससे नहीं तो ये समझ में आ रहा है कि सरकार इसमें भी चालाकी कर रही है कि अपने अनुसार पहले ये रिजर्वेशन, वो रिजर्वेशन, और उसके बाद 0 रिजर्वेशन, नया चक्रानुक्रम शुरू करना। तो सरकार ने अपने को जहां सहज पाया, सरकार ने मतलब भारतीय जनता पार्टी को जहां सहज पाया, उस अनुसार ये नए नियम बनाए। और अगर ये नोटिफिकेशन आता तो हो सकता है लोगों को कोर्ट जाने का मौका मिलता, लेकिन चूंकि चुपके कर दिया और सिर्फ एक स्टेटमेंट देकर कि हम नया चक्रानुक्रम शुरू करके ये रिजर्वेशन की स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं, लोगों को मौका ही नहीं मिला। क्योंकि ये सरकार का कोई लिखित वो थोड़ी आदेश, ये तो मौखिक है, तो मौखिक के सामने कैसे कोई कोर्ट जाएगा। इसलिए सरकार ने बड़ी चालाकी के साथ ये काम किया, और निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी एक पक्ष को, जिस पक्ष की सरकार है, उन्होंने अपने पक्ष को सहज स्थिति में लाने के लिए ये काम किया, ऐसा मैं मानता हूं। फिर भी अभी मौका है कि लोग इस पर आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आज आपत्तियों के निस्तारण का दिन है, और आज के दिन के बाद क्या स्थिति बनती है इस पर नजर रखी जानी चाहिए, और जो लोग इससे संतुष्ट नहीं होंगे उनको न्यायालय में भी जाने का मौका दिया जाना चाहिए। क्या कांग्रेस पंचायत चुनाव को लेकर तैयार है? हम तैयार हैं, हम तो कब से कर रहे हैं, मेरे स्टेटमेंट बार बार। नगर पालिका नेताओं ने तो कांग्रेस ने मैदान छोड़ दिया था कई लोग। नहीं, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं कि कांग्रेस ने मैदान छोड़ दिया था। मैं अगर आपको समग्र रूप से बताऊं तो भारतीय जनता पार्टी ने जितने नगर पंचायत, नगर पालिकाओं में जीत हासिल की, उससे कांग्रेस ने कम नहीं की। मैं तो समझता हूं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से पीछे। उसमें निगमों में मैं मानता हूं, निगमों में हमने आशा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं किया, और उसके बहुत से लोकल कारण होते हैं। मैं श्रीनगर का ही कारण अगर आपको बताऊं तो आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि श्रीनगर में क्या हुआ, कैसे हुआ। सरकार ने हमारे जो पोटेंशियल लोग थे उनको डरा धमका कर अपने साथ कर लिया।
जो हमारे पोटेंशियल लोग थे उनको डरा धमका कर अपने साथ किया। किसी को चुनाव में लड़ने नहीं दिया गया, किसी को खड़ा होने के लिए मजबूर किया गया। तो इस तरह की परिस्थितियां सरकार ने पैदा की। इसके बावजूद हमने नगर पंचायत थैलीसैंण में, जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा ने, धन सिंह रावत ने अपनी निजी प्रतिष्ठा बना ली थी, वो सीट कांग्रेस ने जीती। गैरसैंण हमने जीती। मतलब तमाम ऐसी सीटें हम लोगों ने जीती जिनको कि भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रतिष्ठा के साथ जोड़ती थी, और उस गिनती में नगर पंचायत और नगर पालिकाओं की गिनती में हम भारतीय जनता पार्टी से आगे हैं। केदारनाथ रैली सेवाओं में लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। केदारनाथ की मैंने देखिए अभी कुछ दिन पहले, 4-6 दिन पहले की बात है, ज्यादा लंबी नहीं है, 4-6 दिन पहले ही मैंने सरकार को चेताया था, आगाह किया था। उस समय 30-35 दिन में 4 दुर्घटनाएं हो गई थी। अब 40 दिन में 5 दुर्घटनाएं हो गई। उस दिन तक कोई जनहानि की बात नहीं थी, और मैंने सरकार को कहा था कि सरकार इन रेगुलेटरी अथॉरिटी को टाइट करें, जो इन हेली सेवाओं को, इन पर नजर रखती हैं, उनको टाइट करें, और उसके बाद इन हेली सेवाओं। अब आप बताइए, नियम यह है कि 6 बजे के बाद उड़ाने होंगी, 5:30 बजे एक्सीडेंट हो गया, इसका मतलब वो हेलीकॉप्टर कितने बजे से उड़ान भर रहा था, किसकी परमिशन थी? और इस बात से यह स्पष्ट होता है कि यहां भी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। सरकार हेली सेवाओं द्वारा, हेली सेवा की जो कंपनियां हैं, इन कंपनियों के द्वारा जो उन्हें सुविधा मिल रही होगी, इस सरकार को जो सुविधा मिल रही है अनेक रूपों में, उस सुविधा के बदले यात्रियों की जान को जोखिम में डालकर उन्हें कुछ भी करने की छूट दी गई है। यही इसका एकमात्र कारण है। अदरवाइज रेगुलर चेकिंग होती है कि नहीं, इंस्ट्रूमेंट जो एविएशन मशीन्स हैं, उन मशीनों के जो पार्ट्स होते हैं उनका एक लिमिटेड लाइफ टाइम होता है कि इतने घंटे की उड़ान के बाद उसको बदलना ही है। बहुत से ऐसे पार्ट होते हैं उसमें, चाहे वो अच्छा ही है पर बदलना ही है उसको। क्या उन चीजों को देखा गया? वो चीजें अप टू डेट थी? मेरा मानना है कि ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं है। वो किसी ने ठीक लिखा है सोशल मीडिया पे कि जैसे देहरादून के टेम्पो भागते हैं ना, इधर से उधर, उधर से उधर, वही हाल हेलीकॉप्टरों का हो रखा है। कोई उन पर नजर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैंने एक बात कही है कि सरकार को सुविधाएं दो, सरकार के अनुरूप काम करो, सरकार की इच्छाएं पूरी करो, और उसके बाद लोगों की जान को जोखिम में डालना, यही मुझे लगता है कि यही वहां पर हुआ है। और अभी भी ये दुर्घटना कितने बजे हुई? 5:30 बजे हो गई। और अगर आप कल माननीय मुख्यमंत्री जी का पेज देखेंगे तो इस दुर्घटना की सूचना पर उनके द्वारा जो शोक व्यक्त किया गया, उससे पहले 5:30 और उस समय से पहले उन्होंने कई पोस्टें डाली हुई हैं कि आज ये कार्यक्रम होगा, वो होगा। इसका अर्थ क्या है कि मुख्यमंत्री को तब तक सूचना ही नहीं थी कि एक्सीडेंट हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री को सूचना तत्काल पहुंच जानी चाहिए थी। भाई वो भी इंसान है, सोए होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम भी इंसान है, मैं स्वयं उस समय सोया हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो, पर सवाल यह है कि उनके स्टाफ को तक पता नहीं था कि ऐसी कोई दुर्घटना हो गई है। ये क्या है? ये स्पष्ट रूप से है कि उनको खुली छूट थी कि तुम 6 बजे चलाओ, तुम 5 बजे चलाओ, तुम रात को चलाओ। तो ये स्पष्ट रूप से ये कटघरे में खड़ा करता है इस सरकार को, इस सरकार की मंशा को। और खास करके ये सब कॉम्प्रोमाइज भ्रष्टाचार के लिए हो रहे हैं। उत्तराखंड में जो भी अनियमितताएं हो रही हैं, ये वर्तमान की सरकार भ्रष्टाचार के लिए इन सब कॉम्प्रोमाइजेस को छूट दे रखी है।